नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। हाँ, डालना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, सब प्रश्न जो है ना किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, वहीं से आपको टेस्ट सीरीज बनाया गया है और सभी प्रश्न आए हुए हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि नहीं आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सभी कोई टेस्ट सीरीज जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जरूर एडमिशन करा लीजिए टेस्ट सीरीज में। बाधा डालना मुहावरा का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना, दांत पीसना। ठीक है, तो बाधा डालना का मतलब होता है रोड़ा अटकाना। क्या करना? किसी भी काम में रोड़ा अटकाना बाधा डालना मुहावरा का अर्थ होता है। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग को चुनना है। ब्यूटीफुल, क्लोज, एक्टिव, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ब्यूटीफुल का भी स्पेलिंग सही है, क्लोज का भी स्पेलिंग सही है, एक्टिव का भी स्पेलिंग सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। क्लोज का उल्टा क्या होगा? क्लोज का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, क्लोज यानी बंद हो गया, तो बंद का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा ये हिंदी में आपको समझना है। कोल्ड होगा, हॉट होगा, ओपन होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो बंद का क्या होता है बताइए? ओपन का मतलब होता है खुला, तो बंद का विलोम क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुला। ठीक है, तो सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। क्लोज का अपोजिट हो जाएगा ओपन। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा? दोस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दोस्त, एनिमी, सेल्फ या इम्पटी। ठीक है, तो दोस्त का, मित्र का क्या होता है? एनिमी यानी शत्रु। मित्र का क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक है, मित्र का शत्रु होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। इवेन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इवेन मतलब यहाँ पर देखिए सम हो गया, सम संख्या। इवेन मतलब सम संख्या हो गया, सम हो गया। तो सम का अपोजिट क्या होगा? सम का विलोम क्या होगा? एवरी, ऑड, एम्प्टी या नेवर। ठीक है, तो इवेन मतलब सम होता है, ऑड मने विषम होता है, ऑड मने विषम होता है, तो सम का अपोजिट विषम होगा यानी इवेन का ऑड होगा। यही क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी या हाइड्रोजन। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ऑप्शन अच्छा कोयला है।
यानी अगर प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण यह पूछा है कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होगा। तो कोयला के जलने से ही सबसे अधिक वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि एलपीजी से गैस बहुत कम निकलती है, सीएनजी से भी कम, हाइड्रोजन से भी कम, जो कि वायु प्रदूषण कर सके। अगर वायु प्रदूषण कोई सबसे अधिक करेगा तो वह होगा कोयला। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है। इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो जल में नहीं घुलता है इसमें। ठीक है, दूध, शहद, तेल या अल्कोहल, कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलेगा। यानी उसको हम जल में डालेंगे तो वो छहिल जाएगा या उसमें मिक्स नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा, वो चीज़ हुआ जल में नहीं घुलना। तो दूध तो जब हम जल में डालते हैं तो वो घुल ही जाता है, शहद भी गर्म जल में डालने पर घुल ही जाता है, अल्कोहल शराब भी लोग उसमें पानी मिला के पीते हैं तो घुल ही जाता है। लेकिन तेल, अगर आप जल में तेल डाल कर कभी देखिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो तेल और पानी अलग अलग हो जाता है, छहिल जाता है, इसलिए ये जल में नहीं घुला। ठीक है, जो जल में घुलता है वो अलग अलग नहीं होता, मिश्रित हो जाता है, इसलिए तेल इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है। बहुत बार आया हुआ है ओजोन का अणु वाला फॉर्म सूत्र जो है, बहुत बार पूछा गया है, आप सभी जरूर देखे जाइएगा। O2, O3, O4 या O5, कौन सा सूत्र ओजोन के अणु को दर्शाता है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा O3। क्या हो जाएगा O3। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। चावल तथा गेहूं को किस रूप में नामित किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दे करके बताइएगा। दालों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में, अनाज के रूप में। दाल के रूप में कौन आएगा, तो दाल का नाम उसमें होगा रहर, मसूर, मूंग, चना, ये सब दाल के रूप में जाएगा। सब्जी के रूप में कौन जाएगा, तो आलू, टमाटर, प्याज, मूली, ये सब रहता तो ये सब्जी में जाता। फलों के रूप में कौन जाएगा, तो आंवला, संतरा, केला, अमरूद, ये सब फलों के रूप में जाएगा। लेकिन चावल और गेहूं अनाज के रूप में कौन जाएगा, तो चावल और गेहूं। तो चावल और गेहूं किस रूप में नामित किया जाएगा, अनाज के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान जाइए कि पूरक कोण कहते किसे हैं। ठीक है, यदि 2 कोण अल्फा और बीटा 2 कोण है, ठीक है, तो 2 कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, और 2 कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। क्लियर। तो 55 का पूरक क्या होगा, तो कोई एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण बताना है उसका पूरक। ठीक है, तो देखिए 55 का पूरक क्या है, किसी का भी पूरक बताना हो आपको, 90 डिग्री में से जो दिया है उसको घटा दिया कीजिएगा। तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री घट जाएगा, तो बोलिए क्या बनेगा, 35 डिग्री बनेगा ना। 5 5 10, 5 3 8 1 9, 35 डिग्री बना। तो 35 डिग्री इसका पूरक कोण होगा। सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है। अक्षर डी में कितनी सममिति रेखाएं हैं। देखिए सममिति पढ़ लीजिएगा, सममिति बहुत बार आया हुआ है। सममिति मतलब समान माप की आकृति। जैसे अगर हम यहाँ पर H लिख रहे हैं तो इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, जो एक दूसरे पर दम मुड़ जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वो सममिति रेखा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और अगर बराबर पर होगा तो इधर से भी ये मुड़ करके इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। लेकिन डी में कितनी सममिति रेखा होगी बताइए, डी। तो डी हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं डी। तो इसमें अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक वो सिर्फ सममिति रेखा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा। एक त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा बताना है। 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिएगा इसको बना लेते हैं कैसे। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए पहला अनुपात दिया हो तो पहला कोण 3x मान लीजिए, दूसरा कोण 7x मान लीजिए और तीसरा कोण 8x मान लीजिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये 3 है मतलब 3x है, ये 7 है मतलब 7x है, और ये 8 है मतलब 8x है। तीनों को मिला के कितना होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री। 3 7 10 और 8 18, 18x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 18x बराबर 80, तो x बराबर 180/18 हो गया, 180/18
18, तो 18 दहियम 180। एक्स का मान निकल चुका ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बताइए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे बड़ा कौन का मान कितना था 8x, तो 8 और x का मान निकल गया 10, यानी 8 दहियम 80, यानी सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, तो 80 डिग्री होगा। सबसे छोटे मान का कोण कितना होगा, तो वो आपका 3 दहियम 30 डिग्री होगा। ठीक है, हो गया ना। तो इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अगला देखिएगा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 70% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत बार प्रश्न ऐसा आया है घुमा फिरा के, लेकिन आपको बहुत जल्दी बनाइएगा। देखिए 50 विद्यार्थियों के कक्षा में, एक रूम में 50 को विद्यार्थी हैं, ठीक है। उस कक्षा में 70% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है बताइए। टोटल 100% पर होता है, तो 100% में 70% लड़का है, तब लड़की का प्रतिशत बताइए। तो 100% में से 70% घटा दीजिएगा तो बचेगा 30%, यानी 30% लड़की है, तब परसेंट को निकालना है। टोटल यहाँ पर विद्यार्थी 50 है, और 50 का 30% कौन है बताइए, लड़कियाँ हैं। ठीक है, अभी निकालें। कक्षा में 70% लड़के, देखिए 70% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितना हो जाएगी, 100 में से 70 यानी 30 होगा ना। तो यहाँ पर 50 गुने 30 और बट्टा कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100, 1 0 1 0 कट गया, यानी बच गया 15। कितना बच गया, 15 बच गया। ठीक है, तो 50 का 30 यानी 15, तो कितना, कै गो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ 15 हैं। लड़कियाँ कितनी है, 15 हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब अगला प्रश्न आइए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे बताइए। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये तो बाद में चलेगा। उससे दंड देंगे, ये भी बाद में चलेगा। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो आएगा, वो कारण जानने की चेष्टा कीजिए। अगर कोई बच्चा देर से आ रहा है तो उसके घर में क्या दुख तकलीफ बाधाएं हैं, उसको जानने का कोशिश कीजिए। अगर वो सही सही जवाब देता है तो उसका फेस वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि किस कारण से वह विलम्ब हो रहा है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण क्या है। विद्यालय से विद्यार्थी लोग भाग जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण होगा कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाएगा, अगर वहाँ कक्षा जो सेशन चल रहा है उसमें उसको मन नहीं लगेगा तो वो रुचि का अभाव होने के कारण भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किशोरावस्था के विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो आप जानते हैं किशोरावस्था क्या है, एक परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बच्चे में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखने को, परिपक्वता देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चा जिसको और मूव कर गया उसका दिमाग, वो वही चीज़ बनता है। ठीक है, तो किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन है, तो वो है आपका परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। जो बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं शैशवावस्था के बाद, उनके शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। खेलकूद में छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो सबसे मुख्य चीज़ है स्वयं पढ़ने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये तो सही बात है। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। बाल्यावस्था में शिक्षण का स्वरूप यही होना चाहिए कि सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ है बताना है। पर्यावरण का परिजोड़ावरण, पर्याय जोड़ावरण, परिवेश जोड़ावरण या परिजोड़ अनावरण, क्या होगा इसका पहला। ठीक है, तो पर्यावरण का निर्माण जो हुआ है वो होता है परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है। ठीक है, परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आ गया। संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है। यह एक मानसिक विकास है, यह एक शारीरिक विकास है, यह एक ध्यान का विकास है, यह भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो है आपका मानसिक विकास है, क्योंकि मानसिक में जब तक उपज नहीं हुआ तब तक संवेदना आएगा ही नहीं किसी के प्रति। ठीक है, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिए। एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदा लेकिन बेचा कितने में, 600,
तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लाभ निकाल लीजिए, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए 600 रुपये में बेचा जाता है और 500 रुपये में खरीदा जाता है, तो ये लाभ नहीं हुआ, ये आपको हानि का सौदा हुआ, हानि का सौदा हुआ। ठीक है, देखिए घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो खरीदा गया कितना में, 500 में, बेचा गया कितना में, 600 में। तो होगा क्या, क्लियर हो गया, लाभ हुआ क्या हानि। देखिए हम दोनों चीज़ आपको बताएं, लेकिन आपके डाउट को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेचा, तो फिक्स हो गया कि लाभ हुआ उसको, लाभ। ठीक है, लाभ कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 और इंटू कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया, 100 पचे 500 और 5 बीस 100, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% किस में है, ए में है, 20% ए में है। NCTE का उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा जगत का जो काम करते हैं वो किसका फॉर्मेट होता है, तो NCTE का होता है। ठीक है, तो NCTE का जो राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालय को अनुदान देना। ठीक है, तो NCTE का देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको शिक्षालय में, आपको विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए NCTE जो है हमेशा शोध करते रहती है। ठीक है, NCTE हमेशा शोध करते रहती है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न ही आपको गलती करवा देता है, क्योंकि आपको ध्यान कहाँ जाएगा कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, सीधे यूरिया हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, फास्फोरस सब मार लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 तरह के उर्वरक होते हैं, ठीक ना, एक हम लोग यहाँ पर उर्वरक और एक को कहते हैं खाद, कहते हैं ना, एक को खाद। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद रासायनिक पदार्थों से मिलकर के, उर्वरक रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन खाद जो है यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक उर्वरक में कौन कौन आता है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, रासायनिक तो यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट, देखिए कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये खाद है, कंपोस्ट खाद होता है। ठीक है, तो इनमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो वो देखिए कंपोस्ट चला जाएगा। कौन चला जाएगा, कंपोस्ट जो है आपको रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है। देखिए हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या सल्फर का, किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है। एक चीज़ याद रखिए, जब हम पर्यावरण में वायुमंडल में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पर्यावरण की जब बात आती है तो हम वायुमंडल में चले जाते हैं। तो वायुमंडल का देखिए हमने जो यहाँ पर पाठ आपको पढ़ाया, इस तरह से एक आपको सारणी भी गैस का बना के हमने दिया है। तो इस तरह से मान लीजिए आपको है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह का है। तो देखिए ये जो आपको परसेंटेज क्या था, 78% था, ये क्या चीज़ था आपको, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये 21% था, ये क्या चीज़ था, ऑक्सीजन, और बाकी ये जो 1% है उसमें अन्य सभी गैसें थी, यही थी ना। तो सबसे अधिक किसका सांद्रण हो रहा है बताइए, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, फिर बाकी अन्य सभी गैसों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, तो नाइट्रोजन का होगा। किसका सबसे अधिक, नाइट्रोजन का होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या। देखिए प्रश्न जो देखिएगा अपना, ये हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा है, 1 से 5 के लिए हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, इसका चैप्टर भी हम आपको यहाँ पर क्लास 6 में है, JCERT का क्लास 6 में है, उसको हमने आपको यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी डाउट है तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रश्न के साथ ही करवा देते हैं। शायद आप देखे हो नहीं देखे हो, लेकिन आप लोग याद रखिए, जो अब तक JCERT जैक की जो टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर जो JCERT जैक का सारा PDF, सारा वीडियो जो भी है, उसको आप लोग यहाँ पर जरूर देख करके ही एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे होता है, जैसे 0.0 है, 0.159, इसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए दशमलव की ये बायां हो गया और दशमलव के दायां हो गया, दोनों तरफ का अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जैसे 0.0159 है, तो यहाँ पर 0 के लिए देखिएगा बट्टा 10 से शुरू होता है, 10 होगा, 1 का कितना होगा, तो 1/100 होगा, 5 का कितना होगा, तो 5/1000 होगा, 9 का कितना होगा, तो 9/10,000 होगा। बात समझ गए, इस तरह से चलता है ना। तो यहाँ पर अब कोई पूछ देगा कि 0 का कितना होगा, तो इस 0 का होगा 0/10, ये 1 का कितना होगा, तो 1/100 हो जाएगा,
ये 5 का कितना होगा, तो 5/1 पर 3 0 1000 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे इस तरह का होता 215.97 होता इससे, और इसमें पूछता 5 का स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव के बाएं में इकाई दहाई चलता है, ठीक है, और दशमलव के ये बाएं में, और दशमलव के जब दाहिने चलेंगे हम तो ये दशांश चलता है, शतरांश चलता है, सहस्त्रांश चलता है, मैंने बट्टा 10 चलता है, और इसमें इकाई दहाई चलता है। तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 1 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 10 होगा, 2 का स्थानीय मान सैकड़े पर है तो 200 होगा। लेकिन इधर जब चलेंगे 9 का तो 9/10 होगा, 7 का तो 7/100 होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप क्लासेज को जाकर देख लीजिएगा। अगला है, यदि x + 2 = 0 तो x² + 2 का मान कितना होगा, ठीक है। 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ठीक है। बहुत लोगों का इसमें देखिए बहुत ही जो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा, सभी का लगभग बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो x + 2 = 0 है, इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या होगा, तो 0, और ये +2 है, जब बॉर्डर माने बराबर पार करेगा तो माइनस में जाएगा, 0 - 2 तो x का मान -2 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना किसका मान है, तो आपको बताना है यहाँ पर मान देखिए x² + 2 का, ठीक है। तो x का मान -2 हुआ, उसका स्क्वायर कर दीजिए और +2 हो गया। तो माइनस का जब ऊपर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस के ऊपर जब भी पावर में सम संख्या लग जाए, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो माइनस का चिन्ह प्लस चला गया, और 2 का स्क्वायर मैंने 2 दूनी 4, तो 4 हो गया और +2 यानी 6, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, संख्या 7 8 5 4 का औसत ज्ञात करें। संख्या 7 8 5 4 का औसत ज्ञात करें, आपको बताना है, ठीक है। देखिए औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग यानी 7 + 8 + 5 + 4 और बट्टे सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो क्या वो संख्या है, 1 2 3 4, 4 नीचे लीजिएगा, 7 8 15 5 20 4 24, 24/4 तो कितना हो गया, 4 6 24 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, आपको बताना है 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए आपको ये सब सारा चीज़ को याद रखिएगा, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, और जो जितने जानते हैं अगर क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न और गलती होते हैं, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न और गलती होते हैं। इसलिए यदि आप 4 को चीज़ जानते हैं तो चारों को एकदम कन्फ्यूजन दूर करके रखिएगा कि चारों में से अगर कोई आ जाए तो हम सही मार सकें, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में कितना होगा, 1 किलोमीटर में होता है देखिए 1000 मीटर होता है ना, याद होगा आपको। तो 2 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं ना, 2 × 1 किलोमीटर, और 2 × किलोमीटर को मीटर बदलना है तो 1000 मीटर, ठीक है। अब 2 × 1000 करेंगे तो कितना होगा, 2000 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको, 2000 मीटर होगा। किसमें है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए हिंदी के लिए जब भी आप सेशन में जाएंगे तो पर्यायवाची शब्द जरूर सबका लगभग याद कर लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। हम जितना दिए हैं उसके अलावा भी आपको पर्यायवाची शब्द हैं, वो सारे पर्यायवाची शब्द को देख लीजिए। ऐसे तो हम आपको जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है वो सभी को आपको हम बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश, औनी, मेघ या बादल, ठीक है। तो अंबर मतलब क्या होता है बताइएगा, पृथ्वी। अंबर मतलब होता है यहाँ पर आकाश, अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अपेक्षा का विलोम शब्द बताएं, अपेक्षा का विलोम बताएं, ठीक है। अपेक्षा का विलोम, निंदा, अनुपेक्षा, उपेक्षा या तिरस्कार, ठीक है। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होता है देखिए उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना, आकाश से बातें करना, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करने के लिए एक उपयुक्त शब्द आता है, वो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार आया हुआ, ठीक है। चलिए अगले देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सबसे करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सबसे करें। व्यर्थ समय मत गवाओ, ... पछताना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि, तुरंत, अन्यथा। क्या होगा बताइए, व्यर्थ समय मत गवाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं तो के लिए आता है एक वर्ड अन्यथा, अन्यथा पछताना पड़ेगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। राइट आंसर डी होगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार के कभी भी पूछ दे सकता है, सभी तरह के प्रश्नों को आपको दे करके जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्शन,
सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर भरना है। ठीक है, और क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है। देयर इज नो मच इन द रिजल्ट। ठीक है, तो डिफरेंस DIFFERENC DIFFERENC डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही जो स्पेलिंग है वो ए है, डिफरेंस। ठीक है, DIFFERENCE डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, देयर इज नो मच, इन दोनों के रिजल्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्लीज बी क्या होगा, डॉट 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 ब्रीफ 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 ब्रीफ। ठीक है, प्लीज बी ब्रीफ का स्पेलिंग किस में सही है, तो BRIEF होता है, BRIEF होता है, ब्रीफ होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कीप डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, कीप डोंट मेक ए नॉइज, तो क्वाइट होगा, क्यूट होगा, क्या होता है, QUIET होता है, QUIET किस में है, कीप क्वाइट मैंने शांति बनाए रखो, क्वाइट। ठीक है, तो क्वाइट QUIET होता है, QUIT सी में है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट, गिव मी अ प्रॉपर पेमेंट। ठीक है, जो आप पेमेंट किए वो क्या होना चाहिए, तो रिसिप्ट का स्पेलिंग RECEIPT। ठीक है, किस में है, सी में है। रिसिप्ट का स्पेलिंग सही याद रखिएगा, RECEIPT होता है, रिसिप्ट फॉर पेमेंट। ठीक है, ये सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला है, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। किसके लिए लागू है, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। ठीक है, ये जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस पर देखिए स्पेशल जो है टॉपिक भी बना करके हम आपको दे दिए हैं, जो कि आपके यहाँ पर GK सेक्शन के भी अंतर आता है और कभी कभी जो है आपको CDP के अंतर्गत भी आता है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा वहाँ पर जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बताइए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। ठीक है, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए, तो राइट आंसर डी होगा, यानी अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, सामान्य बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो देखिए 90 से 110 के मध्य है, तो वो बच्चा ऐसे सामान्य बुद्धि में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली के लिए 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि के लिए 120 से अधिक और 110 के बीच है, तो ये सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, सधवा, विधवा, विधुर या विपत्निक। ठीक है, विपत्निक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विपत्निक, क्या होगा, विपत्निक होगा। ठीक है, यहाँ पर सधवा मतलब जिसका माने पति हो, और विधवा मतलब जिसका पति नहीं हो, और विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, लेकिन विपत्निक का मतलब है कि जिसकी पत्नी साथ में नहीं हो। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, एक बांध को 20 आदमी 120 दिन में बांधते हैं, 30 आदमी उसी बांध को कितने दिन में बांधेंगे। देखिए आदमी और दिन वाला प्रश्न आपको हम दे दिए हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है और इसका विशेष टॉपिक भी पढ़ाया गया है जो आपको क्लास में दिया गया है। तो M1D1 बराबर M2 D2, तो पहले वाले प्रश्न में जो आदमी रहेगा वो M1 और दिन जो रहेगा D1। ठीक है, तो कितना है, 20 गुने 120 हो गया, और दूसरे प्रश्न में जो रहेगा M2 D2 कहलाएगा, तो 30 आदमी
उस काम को कितने दिन में, तो D2 निकालना है हमको, ठीक है। तो D2 के लिए हम देखिए यहाँ पर इसी तरह से काट लेंगे, दोनों तरफ गुना में, इधर भी इधर गुना में रहता है, डायरेक्ट काट लेते हैं। 30 चौके 120, तो इधर बचे 20 चौके 80, तो 80 बराबर कितना हो गया, D2 हो गया। क्लियर, D2 हो गया, तो D2 यहाँ पर 80 हो गया, तो 80 दिन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, 3, 4, 5, 6 का औसत कितना बताना है। 3, 4, 5, 6 का औसत कितना है, 3, 4, 5 कोई नहीं। अभी देखिए औसत का एक प्रश्न और था, आज डबल प्रश्न हो गया है औसत का, कोई बात नहीं, चलिए बना लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 हो गया। अब बट्टे क्या होता है, कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो बट्टा 5 हो गया, इसको जोड़िएगा, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25 हो गया। और 25 बट्टे कितना हो गया, 5, 5, 25, तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। 5 किस में, सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं। जो घर बर्फ से बनता है उसको क्या कहते हैं, बहुत बार प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है। इल्लू कहते हैं, इलम कहते हैं, इग्लू कहते हैं, कोई नहीं। तो बर्फ से बने घर को इग्लू एक नाम है, याद रखिएगा, बर्फ से बना घर को इग्लू कहते हैं, ठीक है। सप्ताह मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून, ठीक है। तो देखिए वन्य जीव सप्ताह जो आपको मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें वैसे ही प्रश्नों का हम समावेश केवल किए हैं जो आपके किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं और उसके साथ साथ JCERT टेक्स्ट बुक से भी मिलता है, ठीक है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम और पौधा। देखिए नवीकरणीय स्रोत मतलब वैसे स्रोत जिसका जो है तुरंत भर में भंडारण किया जा सकता है, जो तुरंत भर में उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, वो नवीकरणीय स्रोत होता है। और इसमें कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि एक बार समाप्त होने के बाद इसके बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। यूरेनियम भी अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय स्रोत है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन पौधा ऐसा नवीकरणीय स्रोत है कि जिसको काटा जाए तो वो फिर से वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर डी होगा। अगला है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसमें टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला जो राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। अगला है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्र जोड़ तेक, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक, प्रति जोड़ यक। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। प्रति जोड़ एक का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक होता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, छात्र का बहुवचन है। छात्र का बहुवचन क्या होगा, छात्राएं, छात्रों, छात्राएं, छात्र। तो छात्र का बहुवचन होगा छात्राएं, ठीक है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी समास। देखिए यहाँ पर समास की पहचान के लिए आपको समास बहुत ही अच्छी तरह से हमने सारे चैप्टर पढ़ा दिया और लगभग सभी लोग अब समास को सही बना रहे हैं। आपको दिक्कत होता है तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बहुत से ऐसे PDF और वीडियो आपके बने हुए हैं और बहुत से क्लासेज अभी क्रैश कोर्स के जैसे भी चल रहे हैं जहाँ आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट वर्ड, लिखना का पढ़ना, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो जो एक दूसरे का अपोजिट होता है उसमें क्या होता है बताइएगा, उसमें हमेशा लड़ाई होता है, द्वंद्व होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ रहेगा तो उसको द्वंद्व समास में डालिएगा आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हम जन्म और यहाँ पर लिख दिए मरण, ये क्या है, अपोजिट यानी विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा, द्वंद्व में सीधा मारिएगा, जो एक दूसरे का उल्टा होगा उसमें केवल लड़ाई होता है, ठीक है। इनमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम, पुस्तक, समूह या सुगंध, ठीक है। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखिए समूह तो ये क्या चीज़ होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। पुस्तक किसी जाति का बता रहा है तो ये पुस्तक किसी जाति को बता रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। सुगंध कोई गंध को बता रहा है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जिसमें केवल किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, वो किसी नाम का, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो इसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सेलेक्ट आर्टिकल ए एंड द, यानी 9 से लेकर के 12 तक में आर्टिकल को भरना है कि ए भराएगा, एन भराएगा या द भराएगा, ठीक है। राम इज ऑनरेबल पर्सन, क्या भराएगा, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं, ठीक है।
देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना हो तो इसके साउंड्स को सुनिएगा, साउंड्स को, न कि लेटर को देखिएगा, क्योंकि बहुत पहले ऐसा बताया जाता है कि यदि किसी वर्ड्स का पहला लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसके पहले एन लगाना, और किसी वर्ड्स का पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके पहले ए लगाना। ये रॉन्ग हो जाता है बड़े क्लासों के लिए, ठीक है। तो आपको साउंड्स को ध्यान देना है। अगर साउंड्स अ से लेके अ तक में है तो एन लगाइएगा, अगर साउंड व्यंजन है क ख ग है तो वहाँ पर ए लगाइएगा। क्लियर। तो चलिए, अगर इसको वर्ड्स के दृष्टि से देखिएगा तो पहला एच है, अगर एच के अनुसार आप लगाइएगा तो यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए, क्योंकि एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो ये कॉन्सोनेंट, ये एच का उच्चारण नहीं होता है, ऑन्यूरेबल होता है, ऑन्यूरेबल। तो ओ का उच्चारण हो रहा है ना, ओ क्या चीज़ है? वॉवेल है, तो इसके पहले एन लगेगा। याद रखिएगा, इसके पहले एन लगेगा। क्लियर। तो इसी तरह से कीजिएगा, यहाँ पर एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामायण इज अ रिलीजियस बुक। रामायण इज अ रिलीजियस बुक, क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या नन ऑफ दिस, क्या होगा? ठीक है। देखिए, किसी भी यहाँ पर रिलीजियस धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द लगाया जाता है, ठीक है। किसी भी का रिलीजियस बुक्स के नेम के पहले द लगता है, इसलिए रामायण के पहले द लगेगा। राइट आंसर इसका द हो जाएगा। अगला देखिएगा, डॉट 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 सन इज राइजेज इन डॉट 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 ईस्ट, क्या भराएगा? ए, एन, द, या बोथ, बी एंड सी दोनों, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वैसी चीज़ें जो यूनिवर्स में केवल एक हो, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में केवल एक हो, वैसी चीज़ों के नाम के पहले द लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सन जो है पूरे यूनिवर्स में एक है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। और ईस्ट, दिशाएं का डायरेक्शन भी एक ही होते हैं, इसलिए उसके पहले भी द लगेगा। यानी दोनों में द ही ऑप्शन होगा। और द किस में है? सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, सीता इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये ब्यूटीफुल हुआ ना, ब्यूटीफुल, ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का रूप जब चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री कहते हैं। तो इसका एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव हो गया, इसका कंपैरेटिव बनाइएगा तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाइएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसके पहले जो है आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका द होगा ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 32, 54, 5 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 32, 54, 5 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 होगा, 200 होगा, 2000 होगा, ठीक है। चलिए, इसको देख लेते हैं। स्थानीय मान एकदम याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ तो ये सब प्रश्न एकदम छप रहा है। देखिए, ये इकाई पर है तो ये 5 हो जाएगा, ये दहाई पर है तो 4 दूनी 40 हो जाएगा, ये सैकड़े पर है तो 5 दूनी 500 हो जाएगा, और ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़े, 1000 पर है तो ये 2, और यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा? 1000 डाल दीजिएगा, 1000, 2000 हो जाएगा। इसी तरह से करते हैं। तो देखिए, अब इकाई दहाई अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा? आप साफ इस तरह से स्थानीय मान निकाला कीजिएगा। दशमलव ध्यान रखिएगा, इसमें दशमलव कहीं नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 शुरू बार है तो 5 रह जाएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो बिठाएंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, इसके पहले 2 अंक है तो 2 जीरो बिठाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके पहले 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो स्थानीय मान इसका कितना हो गया? 2 का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 का। स्थानीय मान के लिए हम 2 लिखेंगे, और 2 के आगे कै गो अंक है? 1, 2, 3, तो 3 गो जीरो दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा, यानी 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स का मान बतावें। एक्स का मान बतावें, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 105 डिग्री, एक्स का मान क्या होगा? ठीक है। देखिए, ये चतुर्भुज है, क्या है आपका? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल, यही होता है ना। अब देखिए, तो चतुर्भुज के चारों कोनों को हम जोड़ेंगे तो 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री और प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना? प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा, तो 75 और 65 कितना हो जाएगा बताइएगा? 75 और 65 हो जाएगा 140, और 105 उसमें कर लीजिएगा तो 140 और 100 कितना हो जाएगा? 240 और 5 45, इसको घटा दीजिएगा। 360 डिग्री में से 245 डिग्री को घटा दीजिएगा
तो 10 में से 5 गया तो कितना बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर बच गया 3 से 2 गया 1, 115 डिग्री। 115 डिग्री किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, XXL, XXC, LXX या कोई नहीं, कैसे लिखेंगे 70 को रोमन संख्या में। ठीक है। देखिए 70 को जब आपको रोमन संख्या में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखिए रोमन संख्या के लिए एक सूत्र होता है। तो 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं 4 गो एक्सल और 3 गो CDM साबुन, ऐसे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 50, ये हो गया 100, ये हो गया 500 और ये हो गया 1000। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यानी एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना। ठीक है। तो 50 के लिए मेरा L हो गया और 70 लिखना है तो 20 और चाहिए, तो 10 10 लिख देंगे 20, यानी LXX होगा। ठीक है। तो 70 हो गया, LXX हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1/2, 3/2, 1/4 या 1/5। ठीक है। देखिए एक सिक्का है, एक सिक्का में क्या होता है, प्रायिकता मतलब होता है आने की संभावना। तो उसमें चित कै गो आ सकता है, 1 गो आ सकता है। और टोटल घटना एक सिक्का में कै गो होता है, 2 गो होता है। 2 गो कहने का मतलब चित और पट दोनों हो सकता है। तो टोटल घटना 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि चित आने की, तो चित उसमें कै गो आ सकता है, 1 गो, तो 1 लिख देंगे। घटना जो घट सकता है वो, और टोटल घटना हो सकता है 2, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर 1/2 है, यही आंसर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण को अच्छा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो बालक निःशक्त है उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, समाकलन होगा नहीं, मुख्य धारा डालकर होगा नहीं, यानी समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ रख करके अगर शिक्षा दिया जाए तो वो बच्चा को शिक्षा अच्छा मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान किया जा सकता है। संयुक्त कोशिका में गुण सूत्र के कितने जोड़े होते हैं, 22, 23, 24 या कोई नहीं। देखिए जो गुण सूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं आपको पता होगा, बायोलॉजी आप देखे होंगे, और एक गुण सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है हमारे यहाँ के सेक्शन में NCERT JCERT टेक्स्ट बुक से। तो वो होते हैं 46। कितने होते हैं, 46। तो ये गुण सूत्र होता है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा, जोड़ा में, जोड़ा मतलब कि डबल में, तो डबल में 46 का किसे करेंगे, तो 46 का 23 जोड़ा बनेगा। 23 जोड़ा मतलब 46 हुआ ना। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना है। और टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 23 जोड़े मतलब 23 दूनी 46 होता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने ना। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया है वो मैकडूगल किया है। ठीक है, मैकडूगल किया है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अलावा कौन सी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, उर्दू, मराठी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा के अलावा, तो पंजाबी की लिपि आप सभी को जानते होंगे। ठीक है। पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी। तो यह तो देवनागरी में नहीं हुआ। अब देखिएगा उर्दू की लिपि भी आप जानते होता है फारसी। ठीक है। तो ये भी देवनागरी में नहीं हुआ। तो अब एक बच गया मराठी। क्या बच गया, मराठी। यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वो मराठी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसके लिए आता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक क्या चीज़ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पूरी पुस्तक
जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम होता तो वह चला जाता किस में, तो आपको चला जाता व्यक्तिवाचक में। तो ये पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। रात दिन में कौन सा समास है। देखिए आपको यहाँ पर समास का पूरा वीडियो PDF समाप्त कर दिया गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर जुड़ करके सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पर क्रैश कोर्स के जैसे आप सभी को देख लीजिए। रात दिन में कौन सा समास है। देखिए रात है और रात का उल्टा क्या होता है, दिन। तो वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते होंगे, वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी से निकली धुआं, यह सभी, ठीक है। वायु प्रदूषण का इसमें से कौन एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप देखिएगा वायु प्रदूषण किससे किससे कारण होता है, तो धुआं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, जलती लकड़ी से निकला धुआं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं बताइए। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, स्थल मंडल यानी पृथ्वी पर, जल मंडल यानी जल में, वायुमंडल मतलब हवा में, प्रकाश मंडल मतलब प्रकाश में, ठीक है। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, तो स्थल मंडल पर पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारक है। विश्व उष्णन का प्रमुख कारण कौन है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो विश्व उष्णन का मतलब गर्मी का बढ़ना, ताप का बढ़ना, ठीक है। तो गर्मी ये जल प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है, मृदा प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है, यानी जो विश्व उष्णन का कारण हो गया वो हो गया आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण। जल का रासायनिक सूत्र होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। H2O, H2O2, O3, HO2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये त्रिभुज का प्रकार होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ये त्रिभुज का प्रकार है मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके 3 त्रिभुज हैं, इस तरह से आपके पास 3 त्रिभुज हैं। एक है देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों भुजा बराबर हो गया तो इसको समबाहु में डालिएगा। अब मान लीजिए एक है यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो इसको विषमबाहु में डालिएगा। और यहाँ पर 7 है, 7 है और 5 है, इसमें 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु में डालिएगा। तो इसमें है क्या 9, 5 और 7 है, यानी वो त्रिभुज जो बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है। एक 9 बन रहा है, एक 7 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। तो कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 10.5 मीटर 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4.5/2 मीटर रस्सी काट लिया गया, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है। क्या है, तो इतना मीटर लंबा रस्सी था, जिसे इतना बड़ा पूरा रस्सी है। इस रस्सी का माप कितना है आपको देखिए 10.1/2 मीटर। इसमें से 4.5/5 मीटर काट लिया गया, 4.5/8 काट लिया गया, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी है। तो पूरे बड़का में से ये वाला को हटा दीजिएगा तो इसका मान पता चलेगा कि नहीं, चल जाएगा ना। तो पूरे बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, यानी 10.1/2 माइनस हो जाएगा 4.5/8, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 हो गया, और माइनस 4 8 चौके 32 और 5 कितना हो गया 37, 37/8 हो गया। 2 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 2 से 1 2 चौके 8, यानी 8 आया। तो 8 यहाँ पर हम लिख लिए, 8 एकम 8, 2 चौके 8 होगा 21 चौक 84 हो गया। 84 माइनस कितना कर लीजिएगा 8, 84 माइनस 37, 84 माइनस 37/8 हो गया, ठीक है। 84 माइनस 37/8 हुआ, तो 84 माइनस 37/8 करेंगे। 14 में से 7 गया 7, अब यहाँ पर देखिए बच गया 7 में से 3 गया 4, 47 और बट्टा 8 हो गया, ठीक है। तो 8 × 5 = 40 हो गया, कितना हो गया 8 × 5 = 40, 8 रखिएगा,
यहाँ हो गया 8 × 5 = 40, 7, यानी 5.7/8 होना चाहिए। किसी में आंसर है कि नहीं? तो देखिए आपका आंसर सी में है, 5.7/8 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए 1.44 भागे 0.12, इसका मान कितना होगा? देखिए 1.44 है, अब भागा मतलब बट्टा कर दिएगा 0.12, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। 100 कट गया, बचा कितना आपके पास? तो 144/12 बच गया। कितना बच गया? 144/12, ठीक है। तो 12 से ये 12 बार में कट गया, 12 आंसर होगा। 12 किस में है आप देखिएगा, तो 12 यहाँ इसमें हो गया 12, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 12 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ग आपको है, सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है बताइए? वर्ग में क्या होता है? तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है आपका? तो भुजा आपके पास है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें? ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी संग्रह या प्रश्न पूछना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कक्षा में आपको जो रुचि बनाए रखना है, तो उसके लिए सबसे उचित जो होगा, यहाँ पर अगर विद्यार्थियों के बीच रह के प्रश्न पूछा जाए तो वो सबसे ज़्यादा माना जाता है बेस्ट, ठीक है। ऐसे इसमें से बहुत से ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है चर्चा करना ना, लेकिन सबसे बेस्ट होगा प्रश्न पूछना। अगला देखिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। देखिए खेल से बहुत ही फायदे होते हैं। खेल में क्या होता है? एक सहयोग की भावना होती है, अनुशासन की भावना होती है, शारीरिक विकास होता है, यानी राइट आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा आपका डी। इन सभी में बेस्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्लो मतलब क्या होता है? धीमा, और इसका अपोजिट क्या होगा? फास्ट, यानी तेज होगा। तो स्लो का फास्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लो का क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग चुनिए। एनशिएंट, एनसेंट, एनशिएंट, एनशिएंट, क्या सही इसमें करेक्ट स्पेलिंग है? तो देखिए यहाँ पर सबसे इसका जो सही स्पेलिंग है वो आपका हो जाएगा एनशिएंट। क्या होता है? एनशिएंट। एनशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन होता है। एनशिएंट माने प्राचीन, पुराना होता है। क्लियर? अगला है, पर्वतरोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? अगर कोई पर्वतरोही जो है पर्वत पर चढ़ रहा है, उस दौरान जो है सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? खड़ी ढलान, बर्फीली हवा, कम वायुदाब, ठंडा मौसम, ठीक है। तो यहाँ पर सांस लेने का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे अधिक है कि वायुमंडल में वायुदाब क्या होता जाता है? कम होते जाता है, ठीक है। यानी कम वायुदाब इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम वायुदाब इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए पर्यावरण में 2 घटक के बारे में आप जानिएगा। क्या होता है? एक होता है जैविक घटक, एक को बोलते हैं जैविक घटक, और एक को बोलते हैं अजैविक घटक। एक को बोलते हैं अजैविक घटक, ठीक है। 2 को होता है जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक में क्या होता है? तो जिसमें जीव जंतु साथ में रहते हैं, जिसमें जीव जंतु साथ में रहते हैं, मैंने जीव जंतु साथ में होते हैं, मैंने यहाँ पर जो होता है कि जो सजीव वाले चीज़ें होंगे वो जैविक घटक में जाएंगे, और जो निर्जीव वाली चीज़ें होंगे वो अजैविक घटक में जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैविक घटक में कौन जाएगा? जिसमें जीव होगा। जीव किस में होगा? सजीव में होगा। तो सजीव वाली चीज़ें जैविक घटक में जाएंगे और निर्जीव वाली चीज़ें अजैविक घटक में जाएंगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए देखिए, अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पादप है, वायु है, जंतु है, जीवाणु है। कौन इसमें पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण पादप हो गया, वायु हो गया, जीवाणु, इसमें भी जीव होता है। पादप पेड़ पौधे में,
जंतु में भी जीव होता है और जीवाणु में भी जीव होता है, यानी ये सब सजीव वाली चीज़ें हो गए। बच गया वायु, तो वायु क्या है यहाँ पर अजीव यानी निर्जीव चीज़ है, एक मिश्रण है, इसलिए अजैविक घटक में वायु ही जाएगा, अजैविक घटक में वायु जाएगा। तो देखिए जैविक और अजैविक घटक को चुनने के लिए जरूर सीख जाइएगा ना। यहाँ से एक प्रश्न रहता है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन होता है? जो रेशम कीट जो कोकून बनता है रेशम कीट, वो किस चीज़ का भोजन करके रेशम कीट के रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन के रूप में कौन सा पत्ती का उपयोग होता है? शहतूत की पत्ती, जामुन की पत्ती, नीम की पत्ती या आम की पत्ती। ठीक है, तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो कहाँ लगते हैं आपको पता होगा? शहतूत, तूत के पेड़ पर। ठीक है, ये तूत के तो क्यों किसका उपयोग करते होंगे? ये शहतूत की पत्ती का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन यहाँ पर जो होता है शहतूत के पेड़ पर बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग रेशम कीट के रूप में जो है शहतूत की पत्ती का उपयोग रेशम के कीट करते हैं और वहीं पर जो होता है रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राइट आंसर ए हो गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है क्या है? जन गण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय शक संवत। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो राष्ट्रीय शक संवत के आधार पर है, जो कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शक संवत पर आधारित है। संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड में कौन होता है? तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन होती है? जो सिर्फ अपने से कटती है, जो सिर्फ अपने से कटती है, यानी 2 तो सिर्फ 2 से कटेगा, 3 तो सिर्फ 3 से कटेगा, लेकिन 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी। अपने छोड़ के किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए, मतलब एक और स्वयं के छोड़ के किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा? तो 420 को आप तोड़ के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 से देखिए 210 बार में, फिर 2 से देखिएगा तो 105 बार में, फिर 3 से देखिएगा तो 3 3 9 35 बार में, फिर 5 से देखिए तो 5 7 35, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ पर हो गया 3 गुने 5 गुने 60। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको। तो ये है आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420 हुआ ना। तो इस तरह से भी इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, तो आप देख लिए। अगला देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर x मिलीमीटर स्क्वायर हो तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपको जो है x मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर बराबर, तो देखिए आपको याद होगा 1 मीटर में जो होता है 1000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर होगा बताइए? तो 1 m था तो 1000 mm था, अब 1 m स्क्वायर हुआ तो ये भी तो हो जाएगा 1000 mm का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 गो जीरो है, वो कै गो जीरो बन जाएगा? 6 गो जीरो बन जाता है, जस्ट डबल हो जाता है जीरो, और ये हो जाएगा mm का स्क्वायर, यानी 1 पर 6 जीरो mm का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 पर 6 जीरो किस में है? तो 1 पर 6 जीरो डी में है, डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2y y 3y है, तो दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करें। 6y 6y क्यूब 22y स्क्वायर 9y स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा आकृति का आयतन ना? तो देखिए आकृति का आयतन क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है, देखिए ये आकृति किस प्रकार को है बताइए? तो यह आकृति घनाभ हो गया। ठीक है, ये आकृति घनाभ हो गया, तब घनाभ का आयतन आपको निकालना पड़ेगा ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H होता है। ठीक है, तो L आपको यहाँ पर 3 गो है, L B H दिया हुआ मान लीजिए। ठीक है, L और ये हो जाएगा L B H दिया हुआ है, तो इसी को आप गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 3y इंटू y और इंटू 2y, यही होगा ना। देखिए y क्या हो गया? 1 गो 2 गो 3 गो, तो y का क्या हो गया? q हो गया। ठीक है, और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6y क्यू यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो 6y क्यू बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।